हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज का जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं वो हर किसी व्यक्ति के लाइफ से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति इस टारगेट को अचीव करना चाहता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से इस चीज़ के बारे में बता सकूं और आप इसको इम्प्लीमेंट करके लाइफ में इस टारगेट तक पहुंच सकें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग जो है कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? तो फाइनेंशियल फ्रीडम से आप क्या समझते हैं? तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है पैसे से आज़ादी। पैसे के लिए हमें काम ना करना पड़े। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हमें काम ही ना करना है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा तो वो बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा। सड़ जाएगा इन द सेंस, जैसे आप जल को देखें, जल अगर एक जगह जमा रहता है ना, तो वो पीने योग्य नहीं रहता है। बहता हुआ जल ही पीने योग्य होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है मतलब जो उसको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको घर चलाना है। तो ऐसा कोई काम ना करना पड़े जो उसकी ज़मीर को नहीं जच रहा हो। मतलब हम अपनी मर्ज़ी से जॉब करेंगे या बिज़नेस करेंगे या हम वो काम को करेंगे जो हमें पसंद है, ना कि पैसे के लिए हम वो काम करें जो मुझे पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी में हमें करना पड़ रहा है। ये होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये है, तो मैं ये अपना ओपिनियन रख रहा हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब होता है दिमागी सुकून, कि हाँ, हमें पैसे के लिए अब काम नहीं करना है। ठीक है? अब देखिए, पहला जो मैं आपको बताने जा रहा था, ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इसमें कहने का मतलब मेरा सिर्फ़ ये है कि आप जिस भी एज पे हैं, आपकी सैलरी जितनी भी है, ये मत देखिए कि हाँ, मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा, अभी तो सैलरी कम है, अभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ये मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाऊँगा कि कैसे कम सैलरी वाले भी ज़्यादा सैलरी वाले से ज़्यादा रिटर्न लेके फाइनेंशियल प्लानिंग और बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 4 दोस्त थे, ए, बी, सी, डी। एबीसीडी है। अब क्या है कि ए की सैलरी थोड़ा ज़्यादा कम है, लेकिन इसने एक प्लस पॉइंट क्या किया कि ये जब 20 साल का था, 20 इयर्स का था, इसने ₹2000 महीना एसआईपी में जम डालना शुरू कर दिया। ठीक है? तो ये 60 इयर्स तक डाला, जिसमें इसका इन्वेस्टमेंट हुआ 9.6 लाख। बी ने 30 साल में शुरू किया ₹5000 महीने से, ये भी 60 साल तक डाला, 18 लाख रुपया इसका हुआ इन्वेस्टमेंट। ये 40 साल में डालना शुरू किया, ₹10,000 महीना, 60 साल के लिए 24 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। और इसकी सैलरी जो है, ये इंतजार में रहा कि और बढ़ेगा तो डालूंगा, और बढ़ेगा तो डालूंगा। तो इसने 50 साल के एज में ₹40,000 महीना का एसआईपी शुरू किया और 60 साल तक डाला, 48 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है? अब देखते जाइए कि अगर आप पैसे को ग्रो होने का टाइम देते हैं तो कैसे वो आपके लिए काम करता है। अब ये 50 साल में डाला, ₹40,000 महीना डाल रहा है। आप देख सकते हैं इसका 20 गुना, और इन्वेस्ट भी इससे कई गुना ज़्यादा इसका हो रखा है। लेकिन इसका रिटर्न कितना आया है? 1,05,00,000 रुपया। जिसने 40 साल में शुरू किया अपना इन्वेस्टमेंट, ₹10,000 महीना इन्वेस्ट कर रहा था, उसे कितना मिलेगा? 1,80,00,000। जिसने 30 साल में शुरू किया, ₹5,000 महीना इन्वेस्ट कर रहा था, इसको मिलेगा 2.64 करोड़। और जिसने मात्र ₹2,000 महीना से शुरुआत किया था एसआईपी का, लेकिन क्या है कि इसने 40 साल तक इन्वेस्ट किया। ये मायने नहीं रख रहा है कि इसने 9,60,000 ही जमा किया है और ये 48 लाख जमा किया है। मायने रख रहा है कि इसने कितने पीरियड तक जमा किया है। तो इसको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4.61 करोड़। तो इसको बताने का सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना मकसद था कि आप जल्द से जल्द इन्वेस्ट करें, और जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेंगे, जितना टाइम आप उसे ग्रो होने के लिए देंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है? अब मैं आपको आगे स्टेप बताऊँगा कि आगे क्या-क्या स्टेप है और कैसे उसको आप फ़ॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। अभी मैं जो आपको बता रहा था कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या स्टेप आपको फ़ॉलो करना है।
तो ये 5 स्टेप आप फॉलो करके उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है? इसमें से पहला क्या है? कैलकुलेट योर नेट वर्थ। अपने नेट वर्थ को कभी क्या आपने कैलकुलेट किया है? अब आप में से 90%, 95%, 99% लोग कहेंगे नहीं, तो इसे करना चाहिए। अब आप पूछेंगे इसे क्यों करना चाहिए? तो इसे इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे जो है हमें एक डिजिट का पता चलता है। अब वो डिजिट का करना क्या है? हो सकता है आप लोगों का सवाल हो। तो डिजिट का पता चलने से ये होता है कि हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारा जो प्रोग्रेस है या डिक्रीज हो रहा है हमारा नेटवर्थ है। जैसे अगर आपको पता चल गया कि आपके पास 10 लाख का नेटवर्थ है, तो आप एक टारगेट सेट करते हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर 11 लाख करना है या जो भी आपको रहेगा, 10.5 लाख करना है, 12 लाख करना है, 15 लाख करना है, नोट करना होगा कहीं, ठीक है? अगर आप उसको नोट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके एक्सपेंस कहाँ-कहाँ हो रहे हैं। उसके बाद जब आपको उस जो आप नोट कर रखे हैं, आप अपने एक्सपेंस को मंथ के लास्ट में देखिएगा, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये एक्सपेंस को हम बचा सकते हैं। इसके बाद क्या है कि आपका जो ये नेट कैश फ्लो है, ये पॉजिटिव में आएगा और जब ये पॉजिटिव में आ गया, तो आपको एक डिजिट मिल गया कि हाँ, अभी जो हमारा नेट कैश फ्लो महीने का 10,000 रुपया पॉजिटिव आ गया, तो साल का 1,20,000 रुपया हो गया। अब अगर आप 10 साल करते हैं तो 12 लाख का आपका जो है नेटवर्थ बन गया, ठीक है? बन गया। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास अभी 12 लाख का नेटवर्थ है। नेक्स्ट ईयर हम फिर से अपना कैश फ्लो को और बेहतर करेंगे, इसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे, इससे भी रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने जो नेटवर्थ है इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? अब है मिनिमम 3 टू 4 मंथ इमरजेंसी फंड। जैसे कोई भी घटना हो सकती है एक्स वाई जेड किसी के साथ भी, जो इमरजेंसी फंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसे भी पता नहीं है कि इसकी ज़रूरत कब पड़ जाए। तो लोगों को कम से कम मिनिमम लिखा है, मिनिमम 3 से 4 महीना जो भी उसका महीने का खर्च है, जैसे किसी का 50 है, किसी का लाख है, किसी का 20 है, अगर 20,000 है तो 4 महीने का 80,000, 50,000 तो 4 महीने का 2 लाख उसके पास होना ही चाहिए। क्योंकि अगर उसकी नौकरी चली गई या ऐसी कोई मतलब ज़रूरत पड़ गई, तो उस समय ये पैसे काम आ सकते हैं। इसको क्या है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में ही रखें, बस एमओडी मतलब करवा दें ताकि उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलता रहे। मैं सेविंग अकाउंट में इसलिए रखने बोल रहा हूँ क्योंकि ये इमरजेंसी में आपको काम आएगा। हो सकता है कभी रात-बिरात आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो आप अगर कहीं और इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो एट ए टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़े और आप इसको यूज़ ना कर पाएँ। तो इसलिए मैं आपको बोला इसको सेविंग अकाउंट में एमओडी करा के रखने की। 75% लोग जो है, उसका इमरजेंसी फंड है ही नहीं। अब क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो नेट कैश फ्लो है, जब यही माइनस में है, तो इमरजेंसी फंड के लिए पैसे आएँगे कहाँ से? जब पैसे तो तब आएँगे ना जब उनका ये नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में आएगा, तभी तो उनके अकाउंट में पैसे बचेंगे। आज तो लोगों को दिखाने के चक्कर में अपना नेट कैश फ्लो ही माइनस में कर रखे हैं। तो आप कोशिश कीजिए, इसे पॉजिटिव कीजिए। जब आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका नेटवर्थ भी पॉजिटिव हो जाएगा, आपका इमरजेंसी फंड भी धीरे-धीरे जमा हो जाएगा। चौथा है क्रिएट बैकअप फॉर योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बताया आपने 12 लाख रुपए जमा कर लिया, ठीक है? 12 लाख जमा करने में आपको 10 साल लग गया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसको बैकअप प्लान बनाने के लिए, मीन्स टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आप 10 साल में 12 लाख रुपया बचाए हैं। आपके फैमिली में आपको अगर इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है, जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया का खर्चा है, तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखे हैं, तो ये सारा पैसा आपका खर्च हो जाएगा। तो फिर मतलब आप जो एक प्लानिंग करके रखे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो अचीव नहीं कर पाएँगे। तो उसके लिए क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप घर में इकलौते कमाने वाले हैं और हो सकता है कि आपको कुछ हो जाए, तो फिर आपकी फैमिली को कौन देखेगा? आज तो आजकल तो क्या है कि ₹500 में करोड़ों का टर्म इंश्योरेंस मिल जा रहा है, तो ये भी ज़रूर आप ले रखें। मैं किसी कंपनी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसका ही लेना है, बस आप ले रखें ताकि आपका वेल्थ जो बन रहा है, ये आपकी फैमिली को एक बैकअप मिलता रहे। यूज़ 20-50-30 का रूल। अब ये यूज़
20-50-30 का जो है मैंने कई वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये 20 जो है आपका सेविंग है, 50 आपका नीड्स पे खर्च होगा और 30% आपके वांट पे होगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 20-50-30 मतलब 20-50-30 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप 30-50-20 या 50-30-20 कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 20% जो है सेव करना है, 50% जो है आपके ज़रूरत में खर्च होगा और 30% जो है आपके वांट में खर्च होगा। अब अगर इसको आप पीछे ले जाएँगे तो होगा क्या कई बार कि आपकी नीड इतनी बढ़ जाएगी कि आपके सेविंग हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा आप सोचेंगे इस महीने खर्च हो गया, चलो अगले महीने से कर लेते हैं। इसलिए सैलरी आते ही या जहाँ से भी आपका इनकम आ रहा है तो पहले आपको 20% इन्वेस्ट कर देना है। उसके बाद जो पैसा बचा उसको आप नीड और वांट में खर्च करना है, ठीक है? अब इसका भी एक फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूला 100। अब ये फ़ॉर्मूला 100 क्या है? तो फ़ॉर्मूला 100 है, जैसे आप मान के चलिए कि 20 साल के हैं, तो 20 साल के हैं, तो आपको इक्विटी में 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। तो 80% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 40 ईयर्स के हैं, तो आपको 100 माइनस 40 इक्वल टू 60% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप मतलब जितना भी आपका एज जो आता है, उतना परसेंट आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी का आपको सेफ रखना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट स्कीम में डाल दीजिए या कहीं पे भी ऐसा डालिए जहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो। इक्विटी में क्या है कि थोड़ा रिस्क रहता है लेकिन रिटर्न ज़्यादा है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप इक्विटी में उतना परसेंट डाल सकते हैं अपने एज के हिसाब से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से ये वीडियो में समझा सका कि फाइनेंशियल स्टेप कैसे अचीव करते हैं। इसके लिए ये 5 जो स्टेप हैं मैंने कोशिश की आपको कि मैं अच्छे से बता सकूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।